नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के किसान और मजदूर भाइयों के लिए अच्छी खबर है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल के अनुरोध और उपार्जन की अधिकतम सीमा समाप्त करने के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर भारत सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में चना, मसूर, सरसों की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अधिकतम उपार्जन सीमा जो थी उसको समाप्त कर दिया है। मंत्री श्री पटेल ने भारत सरकार को 23 मई 2020 को भेजे पत्र में प्रदेश में चना, मसूर, सरसों के प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अधिकतम उपार्जन सीमा जो कि पहले 25 क्विंटल थी, कोविड-19 संक्रमण काल में इस सीमा को बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रतिदिन प्रति किसान कर दिया गया था। कृषि मंत्री श्री पटेल ने इस सीमा को भी किसानों के हित में समाप्त करने का अनुरोध किया था। तो भारत सरकार ने कृषि मंत्री के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश में चना, मसूर, सरसों के प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 40 क्विंटल की उपार्जन सीमा को भी अब समाप्त कर दिया है। अब किसान चना, मसूर, सरसों की जितनी उपज है उसे लेकर के मंडी में आ सकता है और विक्रय कर सकता है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के डायरेक्टर श्री सतीश भूषण ने इस संबंध में आज आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत 3,300 हितग्राहियों को 72 करोड़ 66 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफ़र की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग कष्ट में हैं, संकट में हैं, उनकी सहायता के लिए यह अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हम सरकार परिवार की तरह चला रहे हैं। समाज के निर्धन वर्ग को जीवन की कठिन परिस्थितियों में संबल का कवच उपलब्ध करवाया गया है। प्रदेश में वर्ष 2018 में शुरू हुई इस योजना को अब प्रभावी रूप से अमल में लाया जा रहा है। योजना का क्रियान्वयन कर जन्म से लेकर असामयिक मृत्यु तक हितग्राहियों को विभिन्न तरह की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। आत्मनिर्भर भारत में होगा मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान। मुख्यमंत्री चौहान ने की मंत्रियों से चर्चा, विभागों की तैयारियां देखी। फसल बीमा और किसान सम्मान निधि के 4,600 करोड़ मिलने से किसानों को भी राहत मिली है। आइए पूरी खबर देख लेते हैं क्या है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मध्य प्रदेश में कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, मत्स्य पालन, पशुपालन और उद्योग के क्षेत्र में रोजगारमूलक कार्यों के माध्यम से सशक्त अर्थव्यवस्था के लिए अधिकतम प्रयास होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ वित्त मंत्री भारत सरकार के वक्तव्य के बिंदुओं पर मध्य प्रदेश में विभिन्न विभागों की तैयारियों के संबंध में प्रस्तुतिकरण के बाद चर्चा कर रहे थे। इस दौरान बताया गया कि प्रदेश में कोरोना संकट के फलस्वरूप लॉकडाउन की लगभग 2 महीने की अवधि में 4,600 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में जमा कर उन्हें राहत प्रदान की गई है। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान सम्मान निधि योजना की राशि शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग क्षेत्र में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास, बैटरी चालित वाहनों के उपयोग में मध्य प्रदेश लीड करने का प्रयास करेगा। इसी तरह पशुपालन के तहत गोवंश की रक्षा के साथ ही पशु नस्ल सुधार का कार्य अभियान के रूप में संचालित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यानिकी में कार्य की काफ़ी संभावना है। प्रदेश में मधुमक्खी पालन जैसे लाभकारी कार्य से लोगों को जोड़ने के प्रयास बढ़ाए जाएंगे। विशेष रूप से मुरैना और भिंड जिलों में इस कार्य का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अंतर्विभागीय समन्वय से तालाब निर्माण और मत्स्य पालन के कार्यों को जोड़कर किसान के हित में योजना लागू करने के निर्देश दिए। किसान कल्याण तथा कृषि विकास के संबंध में जो कार्य होंगे उसकी बात करें तो प्रदेश में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन अभी तक हो चुका है। इसके साथ ही चना, मसूर और सरसों का उपार्जन भी 2.13 लाख मीट्रिक टन हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2,990 करोड़ रुपए हितग्राहियों को दिए गए हैं। FPO यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए भी कार्य योजना बनाई जा रही है। 1,000 नए FPO का लक्ष्य है। एग्री एंटरप्रेन्योर और एग्री स्टार्टअप में 500 का लक्ष्य रखते हुए अधोसंरचना निर्माण का कार्य किया जाएगा। कृषि विपणन क्षेत्र में सुधार के लिए ई-ट्रेडिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हो सकता है FPO की जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में ना आती हो, तो सिंपल भाषा में इसे आप इस तरह से समझें कि 100 या उससे ज़्यादा किसान एक कंपनी बनाते हैं, उसी को कहा जाता है फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका फ़ायदा ये है कि भारत सरकार से बड़ी सब्सिडी इसमें दी जाती है। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लोन भी अवेलेबल करवाया जाता है। इसके साथ ही एक बड़ा फ़ायदा किसानों को इससे यह होता है कि जो भाव राव करने में सुविधा होती है और किसान यदि संगठित होकर दूसरे राज्य के व्यापारियों को भी माल बेचना चाहे तो वह इससे संभव हो पाता है, क्योंकि एक किसान ज़्यादा दूर मंडियों में
अपने माल को नहीं ले जा सकता है, लेकिन जब 100 या उससे ज़्यादा किसान एक साथ जुड़ते हैं तो व्यापारी भी एक साथ खरीदी के लिए आ सकते हैं और साथ ही में किसान भी व्यवस्था करके पैसों की भी और सभी प्रकार से उसे दूसरी मंडियों में, दूसरे राज्य की मंडियों में जहां उसे अच्छा भाव मिले वहां पर पहुंचा सकता है। तो मोल भाव भी हो सकता है और अच्छा भाव भी किसानों को मिल सकता है। मंडी अधिनियम में भी परिवर्तन और यूनिफाइड लाइसेंस की व्यवस्था इसी सिलसिले में की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में तीसरे क्रम पर है। लॉकडाउन की अवधि में लगभग 85 लाख परिवारों को 1700 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। बात करें सहकारिता की तो अपेक्स बैंक को नाबार्ड द्वारा 2000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। खरीफ 2019 में दिए गए फसल ऋण के लिए अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ाई गई है। इससे 16 लाख किसानों को करीब 47 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता भारत सरकार से और समय पर ऋण अदायगी पर प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त होने की आशा है। प्रदेश में किसानों को पात्रता के अनुसार चरणबद्ध कार्ययोजना में केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता रहेगी। कृषि अधोसंरचना फंड के संबंध में भारत सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त होने पर कार्ययोजना के लिए कार्रवाई की जाएगी। सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के क्षेत्र में अनेक गतिविधियां संचालित की जाएगी। प्रदेश में 50 क्लस्टर का विकास प्रस्तावित है। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, कैपेसिटी बिल्डिंग और हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 200 नई इकाइयों की स्थापना और 10 लाख हेक्टेयर में अगले 2 वर्ष में औषधि पौधे लगाने की योजना है। मधुमक्खी पालन के अंतर्गत 23,600 इकाइयाँ चल रही है। मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग की बात करें तो मत्स्य पालन के क्षेत्र में नई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अनुमोदित हुई है। इसमें क्या होगा, राज्यों को संस्थागत सहयोग के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। मध्य प्रदेश को लगभग 30 करोड़ सालाना अनुदान राशि मिलने का भी अनुमान है। पशुपालन के क्षेत्र में बात करें तो प्रदेश में पशुओं में 100% टीकाकरण और पशुओं की टैगिंग का कार्य होगा। टैगिंग मतलब जो कान में स्टाम्प लगाए जाते हैं। सभी 290 लाख गौ और भैंसवंशी पशुओं को टैग लगाने का कार्य चल भी रहा है। अब तक 70 लाख पशुओं को टैग लगाए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा करीब 50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है इस योजना में। उद्योगों के लिए किए गए प्रयासों की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत औद्योगिक विकास के लिए मध्य प्रदेश में 12,507 हेक्टेयर का भूमि बैंक विकसित किया गया है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को आमंत्रित करने की पहल की गई है। औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए हवाई अड्डों, राजमार्गों और प्रमुख रेलवे स्टेशनों के निकटवर्ती क्षेत्रों में भूमि चिन्हित की जाएगी। प्रदेश की कार्ययोजना में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए निजी क्षेत्रों की इक्विटी के रूप में भागीदारी आमंत्रित करने की संभावनाओं को देखा जाएगा। प्रदेश में 4 परिधान पार्क विकसित करने का प्रस्ताव है जो कि इंदौर, भोपाल, छिंदवाड़ा और रतलाम में होंगे। परिधान पार्क मतलब टेक्सटाइल पार्क, कपड़ा उद्योग, केमिकल और फार्मास्यूटिकल पार्क भी प्रस्तावित हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग और अन्य प्रदेशों के बड़े नगरों जैसे कि नागपुर, अहमदाबाद आदि से कनेक्टिविटी बेहतर बनाने की दिशा में भी कार्य प्रस्तावित है। भोपाल इंदौर राजमार्ग पर निवेश आकर्षित करने के लिए बेहतर जल उपलब्धता के लिए भी विभागों से समन्वय किया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल, खाद्य और सहकारिता मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत और आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का संचालन बढ़ाने के संबंध में सुझाव दिए। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। प्रदेश की कोरोना रिकवरी रेट अब 53% हो गई है। देश की रिकवरी रेट 41.8 है, यानी कि मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट अच्छी है। रिकवरी रेट का मतलब है कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या, यानी कि 100 में से 53 मरीज जो हैं वह मध्य प्रदेश के ठीक हो रहे हैं, जबकि भारत में 41 से 42 लोग ही ठीक हो पा रहे हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में कोरोना की डबलिंग रेट भी 21 दिन हो गई है। 21 दिन में दुगने मरीज हो रहे हैं। वही देश की कोरोना डबलिंग रेट 15.4 दिन है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसान चिंता न करें, उनका पूरा गेहूं खरीदा जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन जिलों में अभी पंजीकृत किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं नहीं बेच पाए हैं, उन जिलों में गेहूं उपार्जन की व्यवस्था सुचारू रहे। प्रदेश में अभी तक 116,82,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। वहीं 11,56,000 किसानों के खातों में 15,134 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। सभी बड़े अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।
इंदौर जिले की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने बताया कि इंदौर में सघन सर्वे तथा टेस्ट के माध्यम से मरीजों की जल्द पहचान से मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आ रही है। इंदौर की कोरोना मृत्यु दर 3.6 है, मध्य प्रदेश की 4.1% है और भारत की 2.6% है। गत सप्ताह इंदौर की कोरोना मृत्यु दर 1.08% रही। कोरोना मरीजों की डबलिंग रेट बढ़कर 30 दिन हो गई है। शहर के संक्रमित वार्ड की संख्या 79 से 62 रह गई है। कलेक्टर इंदौर के इन्होंने बताया कि इंदौर में फीवर क्लिनिक अच्छा कार्य कर रही है। इनमें स्वास्थ्य जांच की जा रही है। हर फीवर क्लिनिक पर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। निजी व शासकीय दोनों क्षेत्रों में फीवर क्लिनिक प्रारंभ की गई है। इंदौर में 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार किया गया है, जो 15 जून के आसपास कार्य करना शुरू कर देगा। इंदौर कमिश्नर ने बताया कि इंदौर संभाग के सभी जिलों की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। धार में 114 में 104 डिस्चार्ज हुए, खरगोन में 119 में से 95, खंडवा में 232 में से 184, बड़वानी में 41 में से 30 तथा झाबुआ में 13 में से 6 मरीज डिस्चार्ज होकर चले गए हैं। स्वास्थ्य और गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कोरोना कार्य में लगे पुलिसकर्मियों सहित पूरे अमले का मनोबल बढ़ाया जाए। बहुत से पुलिस एवं स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की ड्यूटी के कारण अपने परिवार से अलग रहे हैं, इनके परिवारों का भी ध्यान रखा जाए। 12वीं की परीक्षाओं की व्यवस्था करने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। आगामी 8 से 16 जून तक 12वीं की परीक्षाएं होनी हैं। इस संबंध में कलेक्टर्स आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। श्रम सिद्धि अभियान में 1.5 लाख से अधिक जॉब कार्ड बनाए जा चुके हैं। दोस्तों, बहती गंगा में आप भी हाथ धोना ना भूलें, क्योंकि आप जानते ही हैं प्रशासन के जो अभियान के रूप में कार्य चलते हैं, तारीख निकलने के बाद में हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं बचता है। इसलिए कोशिश करें प्रशासन की योजनाओं में जब पंजीयन होता है तो तुरंत आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी दिशा निर्देश और जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में चलाए जा रहे हैं श्रम सिद्धि अभियान के अंतर्गत 1.5 लाख से ज़्यादा मजदूरों के जॉब कार्ड हाल ही में बनाए गए हैं। मनरेगा के अंतर्गत अभी तक 23,26,964 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश में कुल 1,95,989 कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं, जिनमें 1235 करोड़ रुपए का भुगतान भी मजदूरों को कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव श्री ICP केसरी ने बताया कि मध्य प्रदेश में अभी तक 5,45,000 प्रवासी मजदूर वापस आ चुके हैं। इनमें से बसों द्वारा 3,83,000 तथा ट्रेनों के द्वारा 1,62,000 मजदूर वापस आए हैं। अभी तक 129 ट्रेन प्रदेश वापस आ गई है। प्रमुख सचिव श्री संजय दुबे ने बताया कि जम्मू कश्मीर में अभी प्रदेश के कुछ मजदूर फंसे हुए हैं, जिनके लिए 2 ट्रेन चलाई जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा तुरंत इसके लिए अनुमति प्रदान की गई है। प्रवासी मजदूर कौशल रजिस्टर और पोर्टल की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रवासी मजदूरों का कौशल रजिस्टर पंचायतवार बनाया जाए, जिसमें उनके कौशल से संबंधित तथा अन्य जानकारी दर्ज की जाएगी। साथ ही इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, उस पर जानकारी दर्ज की जाएगी। यह जानकारी नियोजनकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाएगी। जानकारी के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता, पहले से कहाँ पर काम कर रहे हैं, पहले का वेतन, किसके यहाँ नौकरी की, कौशल क्या है, अपेक्षित मासिक वेतन कितना चाहते हैं तथा मजदूर जिस सेक्टर में कार्य करने का इच्छुक है, इन सब बातों का उल्लेख किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए बात करें तो बताया गया कि कोरोना के चलते प्रदेश में अभी तक 6.5 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश लौटे हैं। इनकी संख्या 13 लाख तक जाने का अनुमान है। इनमें से 5,45,000 श्रमिक शासन द्वारा उपलब्ध करवाई गई परिवहन व्यवस्था से लाए गए हैं। जिले जिनमें अधिक प्रवासी मजदूर लौटे हैं उनमें अलीराजपुर में सर्वाधिक 99,508, बालाघाट में 97,620, गुना में 67,261, पन्ना में 28,406, झाबुआ में 20,624 तथा बड़वानी में 20,182 मजदूर लौटे हैं। इन जिलों में लौटने वाले मजदूरों की संख्या प्रदेश की 52% है, यानी कि आधे से ज़्यादा मजदूर जो हैं वह केवल इन 6 जिलों के हैं। प्रवासी मजदूर मुख्य रूप से भवन एवं अन्य निर्माण कार्य, ईंट भट्टा खनन, फैक्ट्री, टेक्सटाइल, कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में कार्य करते हैं। ये मजदूर प्रमुख रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक और राजस्थान जाते हैं। राज्य शासन ने अब निर्णय लिया है कि कोविड-19 महामारी में प्रदेश के मूल निवासी जो अन्य राज्यों के श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे थे, 1 मार्च 2020 को या उसके बाद बड़ी संख्या में वापस लौटे हैं, उनका सर्वे, सत्यापन तथा पंजीयन का अभियान 27 मई से 3 जून 2020 तक चलाया जाएगा। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा समस्त कलेक्टर्स को अभियान को सुचारू रूप से चलाने की कार्ययोजना तैयार कर भेजी है।
अभियान के अंतर्गत श्रमिकों के सर्वे का कार्य ग्राम पंचायतों में सचिव, रोजगार सहायक तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारियों द्वारा NIC से विकसित मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। मोबाइल ऐप संबल पोर्टल में एवं गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध रहेगा। संबल पोर्टल में इस कार्य के लिए प्रवासी श्रमिक प्रबंधन प्रणाली को बनाया गया है, जिसका उपयोग भी किया जा सकेगा। यहाँ पर प्रवासी श्रमिक जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, जिनका समग्र ID नहीं है, नियत प्रक्रिया अनुसार समग्र पोर्टल पर ID जनरेट की जाएगी। तो जिनका समग्र ID नहीं है वे भी बनवा सकते हैं। इसके बाद ही इन श्रमिकों का सर्वे, सत्यापन और पंजीयन कार्य पोर्टल पर समग्र ID का उल्लेख करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा। जारी निर्देश के अनुसार पोर्टल पर समग्र ID तथा आधार कार्ड नंबर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। सर्वे, सत्यापन और पंजीयन उन्हीं श्रमिकों का किया जाएगा जो मुख्यमंत्री जन कल्याण यानी कि संबल योजना या फिर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीयन की पात्रता रखते हैं। पात्र प्रवासी श्रमिकों से निर्धारित सर्वे फार्म में जानकारी प्राप्त कर 3 जून 2020 के पहले पोर्टल पर अपलोड किए जाना तथा सर्वे फार्म को रिकॉर्ड में सुरक्षित रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम पंचायत के सचिव तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी सर्वे फार्म भरने में आवेदक की सहायता करेंगे। जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में यह सारी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी कि CEO और नगरीय क्षेत्र के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी यानी कि CMO तथा नगर निगमों में कमिश्नर द्वारा अधिकृत अधिकारी पदाभिहित अधिकारी होंगे, यानी कि इनको चार्ज रहेगा। जिन अधिकारी को चार्ज रहेगा उसकी स्वीकृति के बाद ही श्रमिक का पंजीयन पोर्टल पर एंट्री हो सकेगी। मनरेगा में काम और निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध इन श्रमिकों को बाद में करवाया जाएगा। संबल पोर्टल में प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन के बाद उनको योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। पंजीयन की जानकारी ग्रामीण विकास विभाग को भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे इच्छुक श्रमिकों को मनरेगा में काम दिया जा सके। साथ ही खाद्य विभाग द्वारा पात्र श्रमिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में निःशुल्क खाद्यान्न भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस काम के दौरान कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देश जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क उपयोग आदि का अनिवार्य पालन करने को कहा गया है। प्रक्रिया संबंधित अन्य जानकारी समय समय पर जारी दिशा निर्देश और मार्गदर्शन संबल पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। संबल पोर्टल की जो लिंक है sambal.mp.gov.in, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं और वहां पर जाकर के और भी जारी दिशा निर्देश देख सकते हैं। इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता में लेते हुए समय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आप देख सकते हैं 23 मई 2020 तक जिलावार प्रवासी श्रमिकों की जो संख्या है वह यहाँ पर टेबल में दी गई है। तो जो 6 जिले ऊपर के हैं, अलीराजपुर, बालाघाट, गुना, पन्ना, झाबुआ और बड़वानी, इनमें आधे से ज़्यादा श्रमिक हैं 52%, और अन्य जो 14 जिले हैं या कुल मिलाकर 14 जिले हैं उनमें 71% श्रमिक हैं, जैसे कि उमरिया, शिवपुरी, छतरपुर, भिंड, रीवा, मंडला, मुरैना और टीकमगढ़। बाकी अन्य जिलों में केवल 30% या 29% श्रमिक हैं। तो जो भी श्रमिक भाई हैं बहती गंगा में ज़रूर हाथ धो लें, पोर्टल पर पंजीयन ज़रूर करवा लें, क्योंकि इसी के द्वारा आपको सारी योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अन्य किसान भाई और श्रमिक भाई जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर जुड़े हों उनको भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि अन्य लोगों की भी मदद हो सके। इस चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजनाओं और नौकरियों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।